जैसा भी हो, अपने चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनाए रखिए। सपने सच होंगे अवश्य ही, बस मन में रखकर विश्वास जीवन पर आगे बढ़ते रहिए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में हम बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन दृढ़ निश्चय से वो सब बदल सकता है जो आप चाहते हैं। इसलिए अपने निश्चय को दृढ़ रखिए, क्योंकि यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। समय का सम्मान और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है, और यदि आपको अपने जीवन की दशा और दिशा बदलनी है, इसके लिए आवश्यक है कि समय का सदुपयोग किया जाए। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। दृढ़ निश्चय और सही सोच से आगे बढ़ते जाना है। असंभव भी संभव हो सकता है अगर मन में ठाना है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है और निश्चय दृढ़ है, तो वास्तविकता में जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए अपने निरंतर जो है विचारों में बदलाव करते रहना आवश्यक है, और सकारात्मक सोच जीवन में बदलाव यानी परिवर्तन के लिए बेहद अहम है। किस तरह से हमारी सोच हमारे भविष्य को बदल सकती है, इस विषय पर बात करने की भी आवश्यकता है और स्वयं को समझाने की भी। आइए देख लेते हैं आज का सुविचार और जान लेते हैं उसके सकारात्मक प्रभाव। रवि संक्रमणे पुण्ये नश्नायाद्यदि मानवः सप्त जन्मसु रोगी स्यादुःभागी जायते। सूर्य संक्रांति के समय में यदि मानव स्नान न करे तो 7 जन्मों में वह रोगी रहता है एवं दुख मात्र का भोग करता है। अतः संक्रांति काल में अवश्य स्नान करना चाहिए। कुंभ एक अद्वितीय महापर्व है। ये विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रमाण है। तीर्थयात्री इस आध्यात्मिक उत्सव में सम्मिलित होते हैं और एक साथ आकर समाज की सीमाओं को लांघकर सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। आइए देख लेते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आस्था की ज्योति हर हृदय में प्रकाशमान है। आध्यात्मिक ऊर्जा से हर मन संतृप्त है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं एक हैं। हर दिशा से लोग पहुंचे हैं और एक ही तीर्थ के प्रांगण में हैं। इन सब के लिए महाकुंभ प्रतीक्षित था। आखिर उनके पुण्य फलित हुए और अब वे यहाँ प्रत्यक्ष हैं। धन्य है, मुदित हैं कि संगम में स्नान कर पा रहे हैं। तंबुओं की नगरी में लगभग आधी रात का वक्त है। आसमान में तारे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब ओस हटे और वे महाकुंभ के देवों के दर्शन कर सकें। सभी श्रद्धालु बोले, आज जीवन धन्य हो गया। मेरे जन्मों के पुण्य फले फूले। मैंने तो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ का ग्रहणीय संदेश आत्मसात कर लिया और कृत हो गया। मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए इस दिव्य अलौकिक छठा के दर्शन करके और गंगा, यमुना और सरस्वती के उस पवित्र संगम में तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाइए। ईश्वर की कृपा से जो वहां पहुंचे वो भी सौभाग्यशाली हैं, जो उसका चिंतन करें वो भी सौभाग्यशाली हैं।
चिर अभिलाषा के इस पर्व ने भक्ति श्रद्धा के उस संकल्प को मानो पूर्ण कर दिया हो, जिसके लिए ना जाने कितनी योनियों में जन्म चक्र पूर्ण करने के बाद मानो जीवन मिला है। रात के दूसरे पहर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी की पावन जलधारा में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं के तन में स्फूर्ति सी आ गई। संतुष्टि को पूर्णता तब मिली जब संगम में अंजलि से जल अर्पित कर खिचड़ी दान की परंपरा का निर्वहन भी कर लिया। देश दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों की उपस्थिति संस्कृति की मशाल को और चटक करती रही, तो सनातन धर्म ध्वजा उस शिखर पर फहरती रही जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। वैदिक विधान के साथ गंगा का पूजन किया, अर्चन किया और उसके बाद ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदृश्य सरस्वती में स्नान कर राष्ट्र के अभ्युदय मंगल की कामना और सनातन द्रोहियों के समूल उन्मूलन, उनका अंत हो और विश्व पटल पर सनातन अपने सर्वोच्च स्थिति में स्थापित हो, दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण स्थापित हो। पांटून पुल से आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं का समूह हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, जय श्री राम का उद्घोष करता, तो दूसरा समूह उससे दोगुने वेग से वैसा ही जयकारा लगाकर सर्दी में ऊर्जा बढ़ा देता। यह पर्व हर उस व्यक्ति का है जिसकी सनातन में आस्था है। मैं तो पुण्य सलीला के साथ ही इस प्रवाह में भी डुबकी लगाने आया हूँ। इस रेतीली दुनिया में संतों के साथ गृहस्थ भी धुनी रमाए दिख रहे हैं। इस महाकुंभ में जीने का सुयोग बिरले ही बन पाता है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी की कृपा और बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद ही है जो आज मैं भिलाई से यहाँ आ पाया हूँ। यहाँ मन का मैल धुलने और सद्गति के रास्ते ढूंढने आता हूँ। पक्षियों के कलरव, नदियों का हिलोर और आस्था का शोर मुझे अनुपम शांति देता है। ऐसी अमृत नशा कहीं और नहीं। इतना कहकर वह हरिओम हरिओम जपते आगे बढ़ जाते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। धार्मिक उत्सव, पर्व, पूजा, उपासना और उपवास करना हमें उस बड़ी शक्ति से अर्थात परमात्मा की शक्ति से जुड़ाव महसूस कराता है, जिससे हमारी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण होती है, यदि प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। बच्चों में कैंसर एक बड़ी समस्या है और अच्छी बात यह है कि यदि सही समय पर इसका सही उपचार किया जाए तो इस कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में कैंसर के कई प्रकार हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझ लेते हैं कि बच्चों में किस तरह के कैंसर आमतौर पर होते हैं और कैसे उनके लक्षणों की पहचान की जा सकती है। बच्चों में कैंसर एक बड़ी समस्या है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। बच्चों में कैंसर तेजी से बढ़ता है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के समूह में असामान्य व अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर के रूप में आती है। सभी असामान्य वृद्धि कैंसर नहीं होती। कैंसर युक्त गांठ को मैलिग्नेंट गांठ तथा कैंसर रहित गांठ को बिनाइन रसौली कहा जाता है। कैंसर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल बच्चों के कैंसर माने जाते हैं। बाकी जो 50% कैंसर हैं वो अंगों के कैंसर होते हैं, जिनको हम सॉलिड ट्यूमर कैंसर कहते हैं। और ये जो सॉलिड ट्यूमर कैंसर हैं ये कोई भी अंग में हो सकते हैं। ब्रेन, आँखों का कैंसर, हड्डी का कैंसर, किडनी का कैंसर, तो कोई भी अंग में ये कैंसर हो सकता है। आमतौर पे जो कैंसर के लक्षण होते हैं वो होते हैं फीवर, बुखार रहना जो काफ़ी समय तक रह रहा हो, 2 से 3 हफ्ते तक अगर बुखार चलता जा रहा है, उसके साथ अगर ब्लड की कमी हो रही है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, अपनी जांच कराइए। शरीर में कोई गांठ हो जो बढ़ती जा रही हो
उसकी जांच ज़रूर कराइए और उसके बाद पता चलेगा कि वो कैंसर है कि नहीं। कई बार गांठें बिनाइन भी होती हैं, यानी वो कैंसर नहीं होती, लेकिन जांच करा के ही पता चलेगा। बच्चों में होने वाले कैंसर में खून का कैंसर सबसे आम होता है। ये रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो पूरे शरीर में संचालित होती है। बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा बच्चों में होने वाले कैंसर के आम प्रकार हैं। ये कैंसर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान समय से न हो पाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण के प्रकार और कैंसर शरीर के किस भाग में है, इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर का रूप और गंभीरता कितनी होगी। लक्षणों को लेकर सतर्क रहने से और समय पर इलाज मिलने से कैंसर को जल्द ठीक किया जा सकता है। यदि बच्चे में बार बार बुखार हो या बुखार लंबे समय तक रहे, शरीर के किसी भाग में गिल्टी या गांठ उत्पन्न हो, बिना किसी कारण से बच्चे का वजन कम होने लगे, खून की कमी हो जाए, हाथ, पैर, पेट, गले या छाती में कोई रसौली या गांठ नजर आए, बार बार सिर दर्द हो, सिर दर्द सुबह के समय हो और उल्टी के साथ हो, त्वचा पर लाल चकत्ते, पेट फूलना, आंखों में भेंगापन, आंखों में सफेद चमक, ये सब खतरे का संकेत हो सकते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एक बात जाननी ज़रूरी है कि ये अगर कैंसर पाया जाता है तो उसकी हाई क्योरेबिलिटी है। बहुत सारे कैंसर ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। इनका इलाज कीमोथेरेपी से होता है, सर्जरी के द्वारा होता है और रेडियोथेरेपी से होता है। मेरा मैसेज आप सबको ये है कि बच्चों का कैंसर हाईली क्योरेबल है। अगर होए तो इससे भागिए मत, डॉक्टर के पास जाइए। अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा चांस है कि क्योर हो सकता है। सही समय पर लक्षणों को पहचान कर यदि जल्द इलाज किया जाए तो बच्चे को ठीक किया जा सकता है और कई तरह की जटिलताओं को होने से रोका जा सकता है। कैंसर के इलाज के बाद बच्चे को नियमित रूप से फॉलो अप यानी विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ सतर्कता और सावधानी बरतना भी महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के आने वाले जीवन को ठीक रखा जा सके, इसके लिए नियमित जांच की विशेष उपयोगिता होती है। आवश्यक है कि जल्द से जल्द बच्चों में कैंसर की पहचान हो और इसके लिए अपने स्वास्थ्य और कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूकता और सतर्कता बेहद आवश्यक है। बच्चों में कैंसर की जल्द पहचान और सही समय पर इलाज से कैंसर को ठीक कर कैंसर ग्रस्त बच्चे के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही उन कारणों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे बच्चों में कैंसर का खतरा या संभावना बढ़ सकती है। कैंसर के प्रति जागरूकता कैंसर से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है। बच्चों में होने वाले किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें। कैंसर की जल्द पहचान से उसे ठीक करने की संभावना बढ़ जाती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। बच्चों में होने वाले कैंसर बड़ों से थोड़े से अलग होते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब माता पिता लक्षणों को लापरवाही से लेते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते या ये सोचकर समय नष्ट कर देते हैं कि इसे किसी सरल विकल्प से ठीक किया जा सकता है। समस्या है तो उसका समाधान भी है और बच्चों में होने वाले कैंसर के लिए उपयोगी है कि उसका सही और जल्द उपचार करवाया जाए। एक विशेषज्ञ के पास जाएं, देर न करें। यहाँ पर लेते हैं एक विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग करने से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है कि योग को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। नियमित यौगिक क्रियाएं करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है। आइए समझ लेते हैं कि वो कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आजकल के ज़माने में हमारे खाने पीने के तरीके और श्वास लेने के तरीके बहुत ही बदल गए हैं। तो आज मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो पहला प्राणायाम जो मैं बताऊंगी वो है इक्वल ब्रीथिंग, यानी आप 4 सेकंड श्वास लेंगे और 4 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। मैं अभी श्वास अंदर लूंगी, छोड़ूंगी, ये हुआ इक्वल ब्रीदिंग। श्वास अंदर लिया और बाहर छोड़ा। अभी मैं एक आपको दूसरा प्राणायाम दिखाऊंगी और वो प्राणायाम है पूरक। पूरक यानी पूरना। हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ शुरू होते हैं, हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उसके नीचे से पूरे हमारे पेट के पास जो डायफ्राम मसल होता है वहाँ तक फेफड़े फैले हुए रहते हैं, मगर हम कभी उसको पूरते नहीं हैं, यानी पूरा श्वास भरते नहीं हैं। तो ये प्राणायाम आपके पूरे फेफड़े में हवा भरेगा, श्वास भरेगा और उससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसमें। और एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप जो काउंटिंग करते हैं तो 1 सेकंड यानी 1 काउंट, आपको सिर्फ 5 सेकंड श्वास लेना है और फिर थोड़े 1-2 सेकंड ही अंदर रोकना है और फिर पूरा श्वास निकालना है आपका। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी आप श्वास लेते हो तो पूरे फेफड़े भरो और जब भी छोड़ते हो तो आराम से श्वास छोड़ दो। नियमित तरह से आप ज़रूर ये 2 प्राणायाम कीजिए। अब हम और टिप्स जानेंगे गुरुमा हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए, तो ये सारे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी हाई है वो लेने ही चाहिए। दूसरा, तुलसी पेट के लिए बहुत अच्छी है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती ही है। और तीसरा, धूप में बैठना। अगर धूप ले ली हो ना आधे घंटे की पीठ पर तो बहुत फ़ायदा होगा, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी ही। फिर ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद और रिलैक्सेशन समय समय पर बहुत ज़रूरी है। जब शरीर में ये होता है ना कि थकान आ गई तो इमीडिएटली रिलैक्सेशन करना चाहिए, बजाय थकान में आप काम करते रहो। इम्यूनिटी बढ़ती तभी है जब आप सर्कैडियन रिदम फॉलो करते हो कि सवेरे समय पर उठना, रात को समय पर सोना, ये बहुत ज़रूरी है शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए। तो बस इन सब का ध्यान रखिए। नमस्कार। सफलता, पूर्णता, कठिन परिश्रम, असफलता से सीखना, निष्ठा और निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आवश्यकता है कि जीवन में यदि कुछ पाना है, यदि कुछ बनना है तो अपनी त्रुटियों से, अपनी
गलतियों से सीखा जाए और उन त्रुटियों को दूर किया जाए। आइए संस्कृत की गलतियों को दूर करने के लिए और संस्कृत का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां पर हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र सिखा रहे हैं किस तरह से संस्कृत में होने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण। सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रेक्षकेभ्यस्तु मम नमः। सस्वागतं संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां भवतां समेषाम् अभिनंदनं करोमि। अहं नारायण दत्त मिश्रः। इन दिनों आप संस्कृत शब्दों की शुद्धता संबंधी तथ्यों को जानने के क्रम में सीख रहे हैं व और ब, इन दो अक्षरों के बीच अभेद या समानता और भेद या असमानता से संबंधित शब्दों के बारे में। तो आइए आज कुछ और उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द है वारंवार या वारम वारम, जिसका बारम बारम इस रूप में हम प्रयोग कर लेते हैं। वारम वारम नमः, वारम वारता सारणी जैसे प्रयोगों को हम अक्सर बारंबार प्रणाम, बारम बारता सारणी इस रूप में हिंदी भाषा में अनुदित लिखा पाते हैं। इसलिए भी व का ब इस रूप में कई लोग उच्चारण कर जाते हैं। ऐसे ही संस्कृत में वारम, एक वारम, द्विवारम और पंचवारम जैसे शब्दों को हम में से कई हिंदी में बार, एक बार, दो बार, 5 बार इन स्वरूपों के साथ समझते हैं। इसलिए भी संस्कृत में एक बारम, द्विबारम और पंचबारम इस रूप में लिख और बोल जाते हैं। और ऐसा करते ही हम संस्कृत के परिष्कृत और वैज्ञानिक स्वरूप पर प्रादेशिक या क्षेत्रगत प्रभाव को ले आते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि व इस अक्षर के लेखन और उच्चारण में अवैज्ञानिक रूप से ब का लेखन और उच्चारण हम न करें। तो यह तो बात हुई व को ब के रूप में समझकर गलत प्रयोग करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं उन शब्दों की ओर जहां ब को व इस रूप में समझ गलत लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। और ऐसा करते ही हम जाने अनजाने में ही अत्यंत वैज्ञानिक और परिष्कृत स्वरूप वाले संस्कृत के संस्कृतत्व पर कुठाराघात कर जाते हैं। यह आप जानते ही हैं। जैसे एक शब्द है जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्प, पर उसका शुद्ध रूप इसके मूल स्वरूप में अर्थात संस्कृत में जो प्राप्त होता है वह है बाष्प या बाष्पः। कहा गया है बाष्पो नेत्र जलोष्मणो हो, अर्थात साधारण रूप से आंसू और भाप, और कभी कभी लोहे के अर्थ को भी बाष्प शब्द द्वारा गृहीत किया जाता है। एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक भी है जहां बाष्प शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। वह श्लोक कुछ यूं है, यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम। इस श्लोक के अलावा आनंद बाष्प विसरो नयने प्रजानाम आविर्बभूव मकरंद इवार विंदे, सा बाष्प कलया वाचा निश्वसंति पुनः पुनः, वारम वारम तिरयति दृशोरुद्गमम बाष्पपूरः। जैसे संदर्भों द्वारा स्पष्ट ही है कि बाष्प यह शब्द ही संस्कृत साहित्यानुसार और व्याकरणानुसार भी सर्वथा शुद्ध है। तो आज हमने व और ब के बीच भेद, अंतर या भिन्नता के बारे में कुछ विशेष उदाहरणों के साथ जाना। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में हम पुनः लौटेंगे कैश्चित् विशिष्टैः उदाहरणैः सह। तावत् मांगल्यमस्तु सर्वतः। नमो नमः सर्वेभ्यः। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति असमंजस में आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। कई मार्ग नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में आवश्यकता है कि दो मार्गों के आरंभ में खड़े होकर सोचते रहने की बजाय किसी एक मार्ग का चयन किया जाए। एक मार्ग का चयन कीजिए और उस पर आगे बढ़ते रहिए, तो आपका जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, वो आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है सही समय पर सही निर्णय लेने की, कर्म करते रहने की, क्योंकि
कर्म करें तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन में सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय लीजिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और विश्वास रखिए उस परम शक्ति पर। आवश्यकता है कि समय नष्ट न किया जाए, दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सत्कर्म आगे बढ़ाइए, निरंतर चलते रहिए। अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।